नमस्कार दोस्तों, आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में ज्योति कृष्ण वर्मा जी के साथ हैं। इनके कुछ प्रकाशन अगर मैं बताऊं तो खुले आकाश में कविता संग्रह है। इनकी कविताएं, कहानियां, लेख, वागर्थ, नया ज्ञानोदय, समकालीन भारतीय साहित्य, परिकथा, अक्षर पर्व, विभोग स्वर, सृजन कुंज, दुआबा, दस्तावेज, युद्धरत आम आदमी, साक्षात्कार, अलाव, कथन, नंदन, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, अन्य कई समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। कई कविता संकलनों में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं और कई साहित्यिक कार्यक्रमों में इनकी प्रतिभागिता और सक्रियता और कविताओं की प्रस्तुति देखने योग्य है। साथियों, इनकी कविताओं को पढ़ने से पहले हम जान लें कि ज्योति कृष्ण जी की कविताओं को क्यों हम लोगों ने श्रृंखला में शामिल किया। अपने समकालीन समाज में घटित होते हुए जो कुछ भी कवि देखते हैं, अपने निजी जीवन में भी और समय और समाज में भी, उन खट्टे मीठे अनुभवों को, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को बहुत गहराई से महसूस करते हुए, क्योंकि सर्जक मन है तो अधिक संवेदनशील है, वह अपने पाठकों से भी उसे साझा करना चाहता है। कविता साहित्य की एक ऐसी विधा है जो किसी व्यक्ति के मानस में अपने आप से अनुभूत सत्य के रूप में, अनुभूत बेचैनी और पीड़ा के रूप में आती ही है। और जहन में आते ही एक अच्छे कवि को दरअसल उस सर्जना के क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती। कई बार जो अनुभव आ रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रात को जब आप नींद में हैं, आप बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, भीड़ में हैं या अकेले भी हैं, तो आप किसी व्यथा से, किसी परिस्थिति की चुभन से, किसी घटना विशेष से बार बार प्रभावित होते हैं और फिर कुछ शब्द बेतरतीब, मतलब वे श्रृंखला में नहीं होते, वे उनमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती, लेकिन वे कतार में आते हुए आपके मानस में एक बिंब बनाते हैं, एक छवि बनाते हैं और इसे तुरंत रफ ड्राफ्ट के रूप में सर्जक, रचनाकार उतार लेता है। बाद में उसे सजाता है, संवारता है, निखारता है और बार बार अपने रफ ड्राफ्ट को वह देखता है और कविता अपनी अंतिम परिणति लेती है। कुछ कविताएं हाइकू में होती हैं, 5-7 लाइनों में ही वो कविता मुकम्मल होती है, अपनी पूरी बात कह देती है। और कुछ लंबी कविताएं होती हैं जिनमें कहानी सी मौजूद होती है, कुछ विवरण होते हैं, परिस्थितियों का घात प्रतिघात होता है और बेचैनी होती है। तो साथियों, हम इस पर लंबी बात न करते हुए क्यों न आज कवि की उन 5 कविताओं से रूबरू हों और उन 5 कविताओं के जरिए हम उनकी रचनात्मक यात्रा भी करेंगे और उनको, ज्योति कृष्ण जी को और उनकी कविता यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। शुद्धार्थियों, पहली कविता है पेड़। क्या सोचा होगा ईश्वर ने पेड़ बनाते समय कि कुछ ऐसा हो जो छाया दे, फल दे और दे सके घड़ी दो घड़ी सुकून की किसी थके हुए राहगीर को। हे प्रभु, कोई दिव्य बालक छिपा देता कुल्हाड़ी कहीं दूर मनुष्य की पहुंच से। ये प्रार्थना है रचनाकार की। हे प्रभु, कोई दिव्य बालक छिपा देता कुल्हाड़ी कहीं दूर मनुष्य की पहुंच से। ये शुभाशंसा जो है, ये शुभाकांक्षा जो है, ये मनोकामना जो है, वस्तुतः समूची सृष्टि को बचाने की मुहिम है कि वो पेड़ जो फलदार है, जो अपने पत्ते में, अपने फूल में और अपने विस्तार में, फल में और अपनी लकड़ियों से, अपनी औषधियों से लगातार समूची मनुष्य प्रजाति की सेवा कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, उसे भरपूर देते हुए भी वो कैसे लगातार आरक्षित होता जा रहा है। और ये मनुष्य कितना सेल्फिश है, कितना स्वार्थी है कि वह
माँ बाप सरीखे इन पेड़ों को जो फलदार हैं, जो छायादार हैं, जो सुरक्षा छां देते हैं, जो अपना बना कर रखते हैं, आपको लगातार ठंडक पहुंचाते हैं, ऐसे आशीर्वाद से वंचित ये स्वार्थी मनुष्य धारदार औजार से उसे ख़त्म करने पर, उसको समूल नाश करने पर और कंक्रीट जंगल बसाने पर जुटा हुआ है। तो ये चिंता ज्योति कृष्ण जी की महत्वपूर्ण चिंता थी शोधार्थियों। दूसरी कविता है मिट्टी और मैं। कुम्हार में नजर आता है मुझे अक्स अपना ही, जो गढ़ता है मिट्टी से चीजें कई। मैं गढ़ता हूँ खुद को रोज कुछ काट छाट कर, ताकि बना रहूं किसी तरह जिंदगी की चाक पर, ताकि बना रहूं किसी तरह जिंदगी की चाक पर। तो एक रचयिता, एक सृष्टिकर्ता, एक वो ऊपर कुम्हार है जिसने ये कितने पात्र और सुपात्र घड़े हैं। उसके गढ़ने में वो शिल्पकार है, वो दस्तकार है, मूर्तिकार है और कुम्हार तो मैंने कहा ही कि जब वह गढ़ रहा है हमें, तो दरअसल हमारे भीतर वो संचेतना, वो जागृति, वो संवेदना, वो पीड़ा, वो बेचैनी भर दे रहा है। और ज्योति कृष्ण जी की मंशा आप देखें और जानें कि वो कहते हैं कि सृजन रत मैं उस कुम्हार की तरह रोज खुद के भीतर से कुछ कुछ काटता छाटता रहता हूँ और इस समूची सृष्टि को कुछ देने की कोशिश करता हूँ, अपनी ओर से कुछ गढ़ने की कोशिश करता हूँ, अपनी ओर से कुछ लौटाने की कोशिश करता हूँ। वो जिसने समूची सृष्टि बनाई उसके प्रतिदान स्वरूप तो मैं कुछ देने लायक नहीं रहता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस मिट्टी से जो खेलता है कुम्हार और रचता है, उसे रचनात्मक रूप देता है, और एक वो कुम्हार है पूरी सृष्टि का नियंता है, पालक पोषक संहारक है। वह भी जब रच रहा होता है समूची सृष्टि को, तो दरअसल उसकी सृजनात्मकता और मैं उससे सीखता हूँ, मैं इस कुम्हार से सीखता हूँ और सोचता हूँ कि कुछ न कुछ दाय अपनी ओर से, अपना योग कुछ इस सृष्टि को और समाज को दे जाऊँ। बेहतरीन कविता। तीसरी कविता है आंखों में तुम्हारी। मैं छूना चाहता हूँ हवा को, उड़ना चाहता हूँ बादलों के संग, होना चाहता हूँ एक रंग इंद्रधनुष का, बरसना चाहता हूँ जैसे रिमझिम बारिश, बहना चाहता हूँ जैसे बहती है नदी। मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारी आंखों में। मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारी आंखों में सपना बनकर, जो रेत हो जाता है हर बार मेरी भिजी हुई मुट्ठी में। मैं रहना चाहता हूँ। तो ये रचने, बसने और सदा सर्वदा के लिए समरूप, एक रूप हो जाने, समा जाने और समो जाने की कविता थी। भरपूर प्रेम से भरी हुई कविता थी, आसक्ति से भरी हुई कविता थी कि जैसे हवा है, बादल है, इंद्रधनुष है, बारिश है, नदी है, सपना है, इन सब की तरह मैं चाहता हूँ कि जीवन की सारी शुष्कता, सारी नीरसता, सारे उहापोह, सारे क्या कहते हैं सोच संकोच को छोड़कर तुम में समा जाऊं, और यही मेरा स्वप्न है। अगली कविता है क्या कहते हो। मैं एक घर बनाना चाहता हूँ बड़ा सा, जिसके आंगन में छांव देते पेड़ हो, जिसकी घनी टहनियों से झांकता दिखाई दे गौरैये का घोंसला, दो चार क्यारियां हो फूलों से लदी सजी और दौड़ लगाती हो गिलहरियां। क्या कहते हो इन सब के लिए, क्या कहते हो इन सब के लिए जरूरत होगी मिट्टी की, अपनी मिट्टी, अपनी मिट्टी। मतलब मैं यह सब कुछ होने, देने, रचने में खुद को स्वाहा कर दूं, क्योंकि ये मनुष्य का तन और ये जो मिट्टी का पुतला है, ये मानव अपने को क्या कहते हैं, अपने को न्यौछावर करके ही सृष्टि को कुछ योगदान दे सकता है। और वो चाहता है कि वो सब कुछ जो समूची सृष्टि में, जीवन जगत में चहक रही हैं, महक रही हैं, फुदक रही हैं, कूद रही हैं, खेल रही हैं, फूलों की क्यारियां हों, दौड़ लगाती गिलहरियां हों, गौरैये की चहचहाहट हो, यह सब कुछ जो जीवन रचता है और जो आसपास
संजीवनी सा काम करता है, मैं इस सब के लिए खुद को होम कर देना चाहता हूँ और उस मिट्टी में जो शाश्वत है उसके साथ मिल जाना चाहता हूँ और इनके लिए एक नया जहान, एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। बेहतरीन कविता। और ये अगली कविता मीठे पानी की मटकियाँ। ये कविता मुझे विशेष पसंद आई शोधार्थियों। नारियल के वृक्ष पर देखता हूँ जब हरे भरे नारियल, सोचता हूँ पसीने में भीगे प्यासे राहगीरों के लिए पृथ्वी ने शायद सहेज कर रखी है मीठे पानी की छोटी छोटी मटकियाँ। मटकियों में रखे मीठे पानी के अक्स में दिखती है माँ। और यहाँ आकर ये कविता बड़े कैनवास की कविता हो जाती है कि एक वो गंवई मन, वो गांव के लोक संस्कारों से बंधा हुआ, परंपराओं से बंधा हुआ, अपनी संस्कृति से बंधा हुआ वो मन जो हर 10 कदम पर राहगीरों के लिए मटकियाँ रखी जाती हैं और इस आस में कि सबकी प्यास बुझे और सबको ज़रूरत भर उसकी प्यास बुझे, कोई रूखा और सूखा न जाए, लौट कर न जाए। ये लोक संस्कृति है साथियों और शोधार्थियों। कवि आखिर तक जैसे माँ किसी को प्यासा नहीं रखती, माँ किसी को रिक्त नहीं रखती, अपनी आसक्ति से, अपने दुलार प्यार ममता से हमेशा सराबोर रखती है। ज्योति कृष्ण जी इशारा करते हैं कि ये प्रकृति माँ भी अपने हर राहगीर का, अपने हर पंथी का, यात्री का और संघर्षशील थकते हुए हर यात्री का ख्याल रखती है। और इन नारियलों में मुझे दिखाई ऐसा देता है कि मीठे पानी का सोता है, ये मटकियाँ हैं मीठे पानी की जो प्रकृति माँ सहेज कर और संजो कर रखती है। और अंत में वे कहते हैं कि इन मटकियों को देखता हूँ जब मीठे पानी के अक्स में माँ का बिंब दिखाई देता है। माँ जैसी ये प्रकृति दरअसल अपने क्या कह सकते हैं संततियों को न केवल पालती पोसती है, रक्षित करती है, बल्कि उनकी हर आस और प्यास का ख्याल रखती है। तो शोधार्थियों बेहतरीन कविताएं थी ज्योति कृष्ण जी की। हम इस पर विशद चर्चा भी करेंगे। शुक्रिया।